हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू कनेक्ट टू एग्जाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की भी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। तो अब आप लोगों को कनेक्ट टू एग्जाम पे रेलवे की जो रेलवे से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन है, अब डेली आपको जनरल साइंस की क्लास तो अभी नहीं आ रही है, लेकिन ये जनरल नॉलेज क्लास आ रही है और कुछ दिनों में आप लोगों को जनरल साइंस की भी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये रेलवे PYQ से संबंधित क्वेश्चन है, उन सबको क्वेश्चन को आज हम कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले भी हमने पहली क्लास में आप लोगों को 25 क्वेश्चन कराए हैं। तो जो अगर वो क्लास अगर जो लोग ना देखे हो तो हमारे उस पहले क्लास को देखिएगा और उसके बाद फिर आप लोग दूसरी क्लास को देखिएगा। तो अभी आप लोगों को हम हिस्ट्री बता रहे हैं, हिस्ट्री जो कि प्राचीन हिस्ट्री है, उसके बाद मॉडर्न मतलब मिडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन हिस्ट्री, उसके बाद आधुनिक हिस्ट्री, इसके बाद आप लोग का जियोग्राफी क्लास चलेगा। मतलब ऐसे ही आप लोगों को हम कंटिन्यू लमसम PYQ जो रेलवे से लमसम 1500 से या 2000 क्वेश्चनों को हम आप लोग को इस पर इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को बताने का काम करेंगे। तो अगर हमारे दोस्त नए दोस्त हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कनेक्ट टू एग्जाम को, और रेलवे के जो संबंधित एग्जाम से अपडेट रहिए। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। लेट न करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। डाट 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 भारत डाट डाट का विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण और दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। मतलब पूछा जा रहा है कि डाट 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 का विकास मतलब 5000 BC ईसा पूर्व की मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी मतलब गंगा के जो तलहटी क्षेत्र है उनका विकास, मालवा का जो पठार है, मालवा का पठार मतलब जो ये आप लोग अगर मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र जाएंगे ये सब इधर मालवा का पठार है। और ये जहाँ गंगा से निकलती है मतलब जहाँ गंगा घाटी जो गंगा नदी है, जैसे उत्तराखंड साइड जाएंगे तो गंगा घाटी, इन सब दोनों क्षेत्र के मैदानी भाग में एक एक सभ्यता का विकास हुआ। वह सभ्यता कौन सी है जो 5000 BC ईसा पूर्व थी। देखिए वह सभ्यता आपकी थी, ऑप्शन पहले देखिए दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी में दिया गया है आर्य समाज, ऑप्शन सी में दिया गया है मौर्य समाज, ऑप्शन डी में दिया गया है मगध साम्राज्य। इसमें देखिए आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह 5000 BC ईसा पूर्व की है और यह मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर के गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में फैली हुई है। तो इसका जो है सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आपको ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन देखिए तो आप लोग उसको ऑप्शन कौन सा हल करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। ये देखिए आपके RRB ग्रुप डी जो रेलवे के एग्जाम में है वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। चलिए दोस्तों चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन था, अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया जा जिन्हें हम क्या कहते हैं। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता तो जो सिंधु घाटी सभ्यता उसमें हड़प्पा सभ्यता एक थी। हड़प्पा सभ्यता का मतलब आसपास विकास किन क्षेत्रों में हुआ, मतलब किन देशों के, दो देशों के बीच में यह हुआ है। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत के बीच में, भारत और चीन के बीच में। देखिए RRB जो NTPC है रेलवे के NTPC एग्जाम में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें देखिए जो हड़प्पा सभ्यता का विकास है यह किन दो देशों के मध्य हुआ है, यह पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। इसका ऑप्शन होगा बी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के मध्य इनका विकास हुआ है। यार जो हड़प्पा सभ्यता थी यह रावी नदी के किनारे थी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी, रावी नदी के किनारे थी। यह हड़प्पा सभ्यता क्या थी, रावी नदी के किनारे थी। यह पाकिस्तान में, यह कहाँ है, यह पाकिस्तान में है। और इसकी खोज 1921 में हुई थी। इसकी खोज 1921 में हुई थी, जो कि हमारे दयाराम साहनी जी के द्वारा हुई थी। दयाराम साहनी के द्वारा। एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी किनारे है तो आप लोग बताएंगे रावी नदी किनारे। यह ज्यादातर हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित थी, यह ज्यादातर पाकिस्तान में है। और सन पूछा जाए 2500 BC और यह 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा इसकी खोज हुई थी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
देखिए यहाँ पे कुछ नॉलेज है। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे तट पर? रावी नदी के तट पर है। और पाकिस्तान के मांटगोमोर जिले में कहाँ मतलब स्थित है? एक विशेष मतलब पाकिस्तान का कोई मांटगोमरी जिला है, वहां पे स्थित है। इसकी खोज 1921 में हुई थी और दयाराम साहनी जी और एक और वैज्ञानिक मतलब पुरातत्व विज्ञता थे माधव स्वरूप वस, लेकिन ज्यादातर यह दयाराम साहनी का ही नाम पूछा जाता। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है और जो लगभग अस्तित्व में आई थी। जो भारत का जो इतिहास है यह सिंधु घाटी सभ्यता की जो मतलब जो जो हमारा भारत का इतिहास है, जो प्राचीन इतिहास है, वह सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। और सिंधु घाटी यह जो लगभग अस्तित्व में आई थी वो 2500 ईसा पूर्व। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी में जो हड़प्पा सभ्यता थी यह पहली सभ्यता का पता चला है 2500 ईसा पूर्व है। इसमें और सभ्यता के जैसे मोहनजोदड़ो हुआ और जगह का मतलब सभ्यता पता होगा, लेकिन सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का ही पता चला है। वह 1921 में भी आपको पिछले वाले क्वेश्चन बताए थे, दयाराम साहनी जी के द्वारा जब खोज हुई तो इसमें हड़प्पा सभ्यता का 2500 ईसा पूर्व में इसका अस्तित्व में आई थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। और यह आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो देखिए पहला ऑप्शन है ए में क्या दिया गया, यह वस्तु विनिमय विनिमय प्रणाली थी। ऑप्शन बी में दिया गया स्थानीय परिवहन प्रणाली। ऑप्शन सी में दिया ईंट के बने भवन थे। ऑप्शन डी में दिया गया है प्रशासनिक प्रणाली। तो इसमें देखिए जो ईंट के बने भवन है यह सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली थी। यह सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली अगर एग्जाम में पूछा जाए तो क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण पाए ईंट के बने भवन, मतलब ईंट के बने यहाँ बस्तियां थी। जो हड़प्पा सभ्यता है, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का जब पता चला तो यहाँ ईंट से जो बने सभ्यता थी और जो ईंट से बने भवन है, बस्तियां थी, उन सब में पहली बार इन सब का ही प्रयोग पता चला है। और यह विश्व की सबकी प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं की प्रमुख है। जो विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी की भी प्रमुख विशेषता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में भी। देखिए आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह सब जो भी जितना भी क्वेश्चन है यह आरआरबी से रिलेटेड मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी आधार पर आपको आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता है, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह कैसी सभ्यता है? ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? ताम्र युगीन सभ्यता। ऑप्शन बी में दिया गया है लौह युगीन सभ्यता। ऑप्शन सी में दिया गया है अक्ष युगीन सभ्यता। ऑप्शन डी में दिया गया है कांस्य युगीन सभ्यता। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी कांस्य युगीन सभ्यता। यह आरआरबी एनटीपीसी 2017 के शिफ्ट थर्ड में के फर्स्ट स्टेज एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। जो यह सिंधु घाटी सभ्यता थी यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी? कांस्य, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। पहली बार इसमें देखिए पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। जो पहली बार कांसा धातु का प्रयोग के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। यह तांबा और टीन का मिश्रण है। यह जो कांसा है यह तांबा और टीन का मिश्रण है। तांबा प्लस टीन का यह मिश्रण है। जो कांस्य युगीन सभ्यता का यह पहली जो धातु प्रयोग हुई थी कांसा हुई थी, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता बोली गई। जो कांसा होता है यह आपका तांबा और टीन का मिश्रण होता है। जो ये जो कांसा धातु होता है यह तांबा और टीन का मिश्रण होता है। यह 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है। सिंधु सभ्यता 1400 केंद्रों को क्या किया गया है? इसमें खोजा जा चुका है, जिसमें से
925 आपके भारत में है। 925 आपके कहाँ पर मिलते हैं? आपके भारत में मिलते हैं। और इन सबका जो ज्यादातर विकास हुआ है ये नदियों के अगल बगल हुआ है। जो ये सब सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का है, ये सब नदियों के, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियों का आसपास यह विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ कांसा का धातु का प्रयोग हुआ और कांसा धातु तांबे और टीन का मिश्रण होता है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे कैसे थे? डाट 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 बनाने के लिए तांबे और टीन के मिश्रित करते थे। अभी आप लोग को हम क्या बताएं, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोला गया? क्योंकि वह कांसा का यूज करते थे, कांसा का यूज करते थे। और जो कांसा थी आपका तांबा और टीन का मिश्रण था यार, तांबा और टीन का मिश्रण था। तो तांबा और टीन का मिश्रण कौन सी धातु होगी? वह कांस होगी। तांबा और टीन का मिश्रण देखिए, तांबा दिया गया है और टीन दिया गया है, कौन सी मिश्र धातु होगी? वो कांस होगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी, कांस्य थी। और यह आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों लेट न करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ज्यादातर जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के अगल बगल फैली हुई थी। तो कुछ उन सब जो क्षेत्रों में फैली हुई थी, कुछ से विशेष जगह का भी नाम दे दिया गया। जैसे आप नाम नहीं देंगे कैसे आप पहचानेंगे कि यह कौन सा जगह है? तो उन सभी जगहों में तो आप लोगों को दिखेगा कि कुछ मुख्य मुख्य जगह है। तो देखिए निम्न सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। पहला देखिए ऑप्शन दिया गया है ए कालीबंगा, ऑप्शन बी में दिया गया है हड़प्पा, ऑप्शन सी में दिया गया है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी में दिया गया है आजमगढ़। तो आप लोग अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो इन सब में आप लोगों को हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो का नाम आपको बराबर मिलेगा। लेकिन आप लोगों को जो आजमगढ़ है, आजमगढ़ का नाम बराबर नहीं दिखेगा, मतलब आजमगढ़ नहीं उल्लेख हुआ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत होगा? ऑप्शन डी, मतलब ऑप्शन मतलब कौन सा सही होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं के दिया गया है, तो कौन सा होगा? आजमगढ़। तो यह आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। अब सिंधु घाटी सभ्यता को आप लोगों को कुछ प्रमुख स्थल बता देते हैं, और कौन कौन सी है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता को आप एक और नाम दिए गए हैं, एक कांस्य युगीन सभ्यता है, एक कांस्य युगीन सभ्यता है, और आप लोग इसको क्या बोल सकते हैं? सैंधव सभ्यता, और इसे क्या बोला जाता है? सैंधव सभ्यता भी बोला जाता है। और इन सैंधव सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल है आप लोग को हम बताते हैं। पहला मोहनजोदड़ो, पहला क्या है? मोहनजोदड़ो। दूसरा क्या है? हड़प्पा, दूसरा क्या है? हड़प्पा है। और तीसरा क्या है? चन्हू दड़ो है, चन्हू दड़ो है। और चौथा क्या है? लोथल है, चौथा लोथल है। और अब पांचवा क्या है? बनावली है, पांचवा क्या है? बनावली है। और छठवां क्या है? धौलावीरा है, छठवां धौलावीरा। और उसके बाद क्या है? सातवां राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। और आठवां कालीबंगा, कालीबंगन। तो ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं, जो कि आपको जब सिंधु घाटी सभ्यता अगर आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को एक कुछ प्रमुख स्थल नाम होगा। पहला आप लोग को याद होना चाहिए मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा चन्नूदड़ो, चौथा लोथल, पांचवा बनावली और धौलावीरा और राखीगढ़ी और कालीबंगन। यह कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी एक सभ्यता है? सैंधव सभ्यता है। यह एक सैंधव नगरी सभ्यता भी बोला गया है। और यह प्रमुख स्थल दिया गया है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्नूदड़ो, लोथल, मनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। जो कि ऑप्शन देखिए आजमगढ़ दिया गया है। आजमगढ़ का सिंधु सभ्यता से कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा आप लोग को ध्यान दिए थे, इसका ऑप्शन कौन सा सही था? ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं दोस्तों, आप लोग हमें आता होगा, आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ क्या? अर्थ डॉट 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 में मुर्दों का टीला है। मतलब मोहनजोदड़ो का एक और नाम दिया गया है मुर्दों का टीला।
आप लोग अगर हमारी पुरानी इसकी पिछली क्लास को देखे होंगे तो आप लोग को हम बताएं तो मुर्दों का टीला अगर पूछा जाए सिंध तो मुर्दों का टीला किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को कहा गया है। और यह कौन से अर्थ कौन सा मतलब सिंधी में कहा गया है? जो सिंधी है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। मतलब जो सिंधी है सिंधी में इसे मृतकों का मुर्दों का या मृतकों का टीला या मुर्दों का भी टीला कहा गया है। और यह जो मोहनजोदड़ो है यह आप सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाए सिंधु नदी के किनारे। जो हड़प्पा आप लोग को बताए थे रावी नदी के किनारे है। और यह इसकी खोज 1900 मतलब इसकी जो पता कैसे चला कि मोहनजोदड़ो है, यह 1922 में आर.डी. बनर्जी या राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज हुई थी। आर.डी. बनर्जी या राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज हुई थी। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो भी हम आप लोग को जो पिछले क्वेश्चन में कुछ जगह के नाम बताए थे तो उसमें कुछ हम आप लोग को एक एडिशनल नॉलेज दे देते जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्नूदड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन यह कौन कौन से राज्य में स्थित है? तो आप लोग को हम बताते हैं ये कौन कौन से राज्य में स्थित है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा स्थित है तो आप लोग को हम बताते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है। जैसे मोहनजोदड़ो जो है आपका यह कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है। जो मोहनजोदड़ो है यह आपका सिंधु नदी के किनारे है। पहला आपका क्या था? मोहनजोदड़ो ये कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे है। और यह कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। यह कहाँ पर इसका मतलब ये मिला है? पाकिस्तान में मिला है। यह 1922 में इसकी खोज हुई थी किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी या राखलदास बनर्जी के द्वारा। उसके बाद दूसरा आपका हड़प्पा है। और यह कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। यह भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। यह भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और यह 1921 में इसकी कब हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा। दयाराम साहनी जी के द्वारा। उसके बाद आपका जो चन्नू दड़ो है आप लोग को हम बताए थे चन्नू दड़ो यह भी सिंधु नदी के किनारे है। चन्नू दड़ो यह भी सिंधु नदी के किनारे है। यह भी कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। यह कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे यह पाकिस्तान में ही है। कहाँ पर है? यह भी पाकिस्तान में ही है। और इसकी खोज किसके द्वारा हुई थी? 1925 में आपको मैके के द्वारा हुई थी। 1925 में मैके के द्वारा। और 1931 में इसके एनजी मजूमदार एक 1931 में एनजे मजूमदार के भी द्वारा हुई थी। उसके बाद आप लोग को जो कालीबंगन आप लोग को भी हम बताए थे। जो कालीबंगन है कालीबंगन जो कालीबंगन है आपका यह घग्गर नदी के किनारे है। यह घग्गर नदी के किनारे है और यह राजस्थान में है। कहाँ पर है? कालीबंगन आपका यह घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। जो कालीबंगन है आप लोगों का यह घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में। ये जो देखिए कालीबंगन इसमें देखिए कहाँ दिया गया कालीबंगन। यह कालीबंगन कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे है और यह राजस्थान में है। उसके बाद आपको दिया गया राखी घड़ी। राखी घड़ी आपका लोग ध्यान दीजिएगा। राखी घड़ी आपका वहां हरियाणा में है। राखी घड़ी आपका कहाँ पर है? हरियाणा में है। और आपको इसमें देखिए क्या दिया गया है? धौलावीरा। धौलावीरा आपका कहाँ पर है? धौलावीरा आपका गुजरात राज्य में। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। और आपका बनावली कहाँ पर है? आप लोग बनावली है हरियाणा में। यह भी कहाँ पर है? बनावली यह भी आपका हरियाणा में है। और लोथल कहाँ पर है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। लोथल आपका यह भी गुजरात में है। धौलावीरा भी गुजरात में है। बनावली आपका हरियाणा में है। और ये जो लोथल है धौलावीरा लोथल आपका कहाँ पर है? यह गुजरात में है। कालीबंगन आपका राजस्थान में है। तो आप लोग हमें आता होगा आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 34। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? जो हड़प्पा के लोग थे तो यह कौन से भगवान की पूजा नहीं करते थे? शिव की, कबूतर की, विष्णु की स्वास्तिक की। तो देखिए जो हड़प्पा के सभ्यता के मतलब हड़प्पा में जब पता चला हड़प्पा जो नगर इसका पता चला उसमें
भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। इसमें क्या हुआ, भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। यह आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में देखिए पूछा गया है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोहन जो ये जो हड़प्पा के लोग हैं, हड़प्पा के लोग में पशु पक्षी जलविद आदि के सर्प अग्नि आदि की पूजा भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता यह विष्णु की पूजा नहीं करते थे। क्या हुआ, विष्णु की पूजा नहीं करते थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। यह पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपसे, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन ए में दिया गया हनुमान, ऑप्शन बी में दिया गया काली, ऑप्शन सी में दिया गया अयप्पा, ऑप्शन डी में दिया गया है पशुपति। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यह भगवान पशुपति की पूजा करते थे, क्योंकि पशुपति जो मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई तो वहाँ पशुपति तीन मुंह वाले भगवान पशुपति की वहां पे विराजमान दिखाई दिया गया था, खनन में प्राप्त हुआ। इससे अब पता चलता है कि वहां के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। और यह आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन देखिए 2018 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता है, यह एक नगरीय सभ्यता है। और यह इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी नाम दिया गया है। ये जो पशुपति हैं, ये पशुपति जो भगवान है, तीन मुख वाले देवता हैं। अभी आप लोग को हम क्या बताएं, तीन मुख वाले देवता हैं। यह मोहनजोदड़ो में मिले थी। जब 1922 में इसकी खुदाई चल रही थी मोहनजोदड़ो में, वहां पे इनका अस्तित्व पता चला है। और मोहनजोदड़ो में आप लोग एक विशाल स्नानागार का पता चला है, विशाल स्नानागार का पता चला है। और अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता एक भाव चित्रात्मक लिपि है। सिंधु घाटी अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता को हम कैसे जानेंगे कि यह सिंधु घाटी सभ्यता है। जैसे आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, तो हम लोग का एक स्टोर बन रहा है कि हाँ अगर पूछा जाएगा यह अतीत खत्म हो जाए तो कुछ साक्ष्य मिलेंगे। तो अगर साक्ष्य मिलेंगे तो हमें यहाँ पता चलेगा, हम लोग जो पढ़ते लिखते हैं वो उसमें फिगर भी रहता है और रिटर्न भी रहता है। मतलब ये कैसी है, यह चित्र में भी है और इसका पढ़ाई में भी, लिखित में भी है। लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता पूछा जाए कैसी सभ्यता थी, यह सभ्यता भाव चित्रात्मक थी। यह चित्र देख के ही आपको भाव लगा, चित्र देख कर ही आपको समझ जाना था कि यह कैसी मतलब सभ्यता थी, भाव चित्रात्मक। और इसकी एक लिपि पूजी जाती है। लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है। लिपि क्या होती है, दाई से बाई लिखी जाती है। हम लोग क्या लिखते हैं, बाएं से जैसे दाएं लिखते हैं, लेकिन इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह दाई ओर से बाएं लिखी जाती थी। और यह कैसा सभ्यता था, भाव चित्रात्मक सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, भाव चित्रात्मक सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति भगवान की पूजा करते थे। तो हमें आशा होगा आप लोग क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ को दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तीन मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। मूर्ति कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मिला है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि थी। अगर पूछा जाए लिपि किस कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो आप लोग क्या बोलेंगे आंसर में, भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी। यह कैसी लिखी जाती थी, दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो के सत अन्वेषण शुरू किया था। देखिए क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस वर्ष में जर्मनी और इटली के जो पुरातत्व जो सर्वेक्षण थे, उन्होंने एक दल आया। तो वह मोहनजोदड़ो को अन्वेषण, मतलब मोहनजोदड़ो पे जाके वहां रिसर्च चला, वहां उन पर उसकी खोज हुई। तो वह कौन से सन में पूछा गया है, तो यह सन आपका पहला ऑप्शन दिया गया 1955, दूसरा ऑप्शन में दिया गया 1970, ऑप्शन सी में दिया गया 1980, ऑप्शन डी में दिया 1990। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1980। 1980 में जर्मनी और इटली
के पुरातत्वविदों के संयुक्त टीम आई, वहां से इटली और जर्मनी से जो पुरातत्वविद हैं वहां से जर्मनी से और इटली से टीम आई। उन्होंने मोहनजोदड़ो सतह का अन्वेषण किया, मतलब उसका क्या किया, अन्वेषण किया, उस पर जांच हुई, इस पर यहाँ यहाँ क्या अवशेष कैसे प्राप्त हुए, उन सबकी निगरानी खोज हुई। तो उसमें क्या हुआ, वह कौन से सन में आए थे, 1980 में। अगर अब यह भी पूछा जाए कि यह तो जर्मनी और इटली से आए थे, ये कहाँ आए थे, मोहनजोदड़ो में आए थे। कभी कभी आप लोगों को एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लेगा, हड़प्पा में भी एक टीम आई थी, हड़प्पा में भी एक टीम आई थी, यह कहाँ से आई थी, अमेरिका, अमेरिकी टीम थी। कैसी टीम थी, अमेरिकी टीम थी। और यह कब आई थी, 1986 में। हड़प्पा में भी आई थी एक टीम, कहाँ से आई थी, अमेरिकी आई थी। यह कब आई थी, 1986 में उसका उत्खनन हुआ था। उसके बाद आप लोग जानते होंगे धौलावीरा, धौलावीरा 1990 में, 1990 में धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कच्छ के रण में कहाँ पर स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसको इसके 1990 में भी वहां पर कुछ खुदाई हुई, आर एस, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, आर एस विस्ट के द्वारा, आर एस विस्ट के द्वारा यहाँ पर भी धौलावीरा में भी खनन की कुछ कार्य हुआ, कुछ वहां पे खोज हुई। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। जो हड़प्पा सभ्यता थी उन सब में क्या होता था कि मोहर का प्रयोग किया जाता था। उन मोहर में कौन सा पशु का चित्र बना था। ऑप्शन ए में बैल बैल, ऑप्शन बी में शेर, ऑप्शन सी में लोमड़ी, ऑप्शन डी में हिरन। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो ए है बैल, यह बैल हड़प्पा सभ्यता के मोहर में यह अक्सर देखा गया है। जो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई जो मुहरे हैं आयताकार, जो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई जो मुहरे थी ये कैसी थी, आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार और बेलनाकार थी। जो हड़प्पा सभ्यता जो मुहर है कैसी थी, आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार, बेलनाकार। इन मुहरों पर हाथी, गैंड, बाघ, बकरी व बैल जैसे पशुओं का आकृति विद्यमान थी। इन इन मुहरों पर ज्यादातर हाथी हुआ, गैंडा हुआ, बाघ हुआ, बकरी हुआ और बैल हुआ। तो इसमें देखिए कहीं पे आपको हाथी, बकरी तो दे दिया गया है, तो इसका बैल दिया गया है, जैसे इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए बैल इसका सही होगा। और हड़प्पा सभ्यता के मुहरों मुहरे थी मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों तथा उनकी साक्ष्य मोहन और लोथल तथा कालीबंगा से भी मिले। मतलब यह कहा गया है जो हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर थी इसकी कुछ साक्ष्य मोहनजोदड़ो से भी मिला गया है और लोथल से भी मिला है, कुछ लोथल से भी मिला है, कुछ कालीबंगा से भी मिला है, कुछ कालीबंगा से भी मिला है। तो हमें आशा होगा आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। मतलब यह पूछा गया है कि कौन सा स्थल है जो शिल्प कलाओं से के उत्पादन संबंधित नहीं है। बालाकोट, मांडा, चन्नोदड़ो, नागेश्वर। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी मांडा। जो ऑप्शन सी मांडा है यह शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। और बालाकोट, चन्नोदड़ो और नागेश्वर आपके शिल्प उत्पादन से संबंधित है। ये जो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता मांडा, जो मांडा स्थल उत्पादन संबंधित नहीं है। ये मांडा कहाँ पर स्थित है, आपको पूछा जाए, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। शिल्प कलाओं को उत्पादन संबंधित नहीं करता है। और जबकि आपका बालाकोट और चन्नोदड़ो, जो बालाकोट है वहां पर क्या, वहाँ बहुतायत सीप की बनी चूड़ियां के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। यहाँ बालाकोट में बहुतायत सीप के बने चूड़ियां प्राप्त हुई है। और चन्नोदड़ो में आपका वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई। अगर ईंटें कहाँ पे कैसे वर्गाकार ईंटें कहाँ पर प्राप्त हुई है, चन्नोदड़ो में वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई है। और और क्या प्राप्त हुई है, और नागेश्वर में शंख सी बनी वस्तुएं, नागेश्वर में आपका शंख की बनी वस्तुएं, चूड़ियां, कटियां, पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ऑप्शन बी मांडा से कुछ प्राप्त नहीं हुई है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, देखिए दोस्तों 39 नंबर 39 नंबर क्वेश्चन क्या है,
ऋग्वेद में एक 28 सूक्ति हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें के नाम क्या दिया गया, मतलब किस नाम से जाना जाता है, जो 10 पुस्तकों में वर्णित है। तो आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब जो आपका जो प्राचीन पूरा इतिहास है, उसमें आपका जो कुछ जो खनन जो कि पुरातत्व विदेश थे, उससे क्वेश्चन हो गया। अब कुछ आप लोगों को इसमें वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन पहला दिया गया है ऋग्वेद। तो आप लोग जानते हैं वेद, वेद क्या होता है? वेद 3 है। वेद कौन से हैं? 3। वेद कितने प्रकार के हैं? 3 वेद हैं। आपका पहला ऋग्वेद है, यहाँ दिया गया है पहला ऋग्वेद है। और दूसरा आपका, आप लोग कभी बुक में पढ़े भी होंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग थोड़ा रिविजन करिएगा। पहला ऋग्वेद हो गया, दूसरा आपका यजुर्वेद, दूसरा आपका क्या है? वजुर्वेद है। और तीसरा आपका क्या है? सामवेद है। तीसरा आपका सामवेद है। और चौथा आपका क्या है? अथर्ववेद है। चौथा आपका अथर्व अथर्ववेद है। अथर्ववेद है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो यही ऋग्वेद से संबंधित में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग को हम बताते हैं ऋग्वेद क्या है। जो ऋग्वेद है, यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगर वेदों में पूछा जाए सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, सबसे प्राचीन ग्रंथ आपका ऋग्वेद है। और यह ऋक शब्द से, यह कैसा है? ऋक शब्द से बना है। और इसमें क्या है? इसमें छंदों और चरणों से युक्त मंत्र है। इसमें जो ऋग्वेद में, इसमें किसकी मतलब इसमें ज्यादातर उल्लेख किसका दिया गया है? इसमें जो छंद चरणों से युक्त मंत्र दिए गए हैं, जो देवी देवताओं के स्तुतियों में गाए जाते थे। जो देवी, जो प्राचीन युग, जैसे आप लोग को भी बता दिए, कुछ साक्ष्य मिले हैं। और उन सब साक्ष्यों में कुछ क्या हुआ, कुछ वैदिक सभ्यता है। कुछ वैदिक सभ्यता में आप लोग को हम बता रहे हैं, जो वेद है, वेद 3 है, 4 है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, इन वेदों में पहला है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है, यह सबसे प्राचीन वेद है, पहला है, सबसे सबसे प्राचीन वेद है। और यह ऋक शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? ऋक शब्द से बना है। और यह इसमें मंत्र दिए गए हैं। और जो देवी देवताओं की स्तुति में, मतलब देवी देवताओं को खुश करने के लिए उन सब मंत्रों का क्या किया जाता था? जाप किया जाता था। तो देवी देवता खुश हो जाते थे। और जो ऋग्वेद है, इसके जो पुरोहित, मतलब जो ऋग्वेद जो पढ़ने वाले होते थे, उनको होता बोला जाता था। होता, होता या पुत्री। जो ऋग्वेद होते थे, इनको पढ़ने वाले होते थे, इनको क्या बोला जाता था? होता या होत्री। तो इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन, देखिए जो 1028 सूक्त हैं, इस ऋग्वेद में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तो यही पूछा जा रहा है। इन 10 पुस्तकों में, मतलब 10 पुस्तकों में क्या नाम दिया गया है? उनको मंडल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? मंडल नाम दिया गया है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और इसी 10 मंडल में आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग को रिवीजन कर बकराते हैं। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिए। तो 10 मंडल हैं। 10 मंडल में आप लोगों को जो गायत्री मंत्र सुने होंगे, गायत्री मंत्र तृतीय, मतलब तीसरे मंडल से प्राप्त हुआ है। जो गायत्री मंत्र है, यह तृतीय मंडल से है। कौन से ऋषि द्वारा है? विश्वामित्र के ऋषि द्वारा गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। यह कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो गायत्री मंत्र है, कौन से मंडल में है? तो आप लोग क्या बताएंगे? तीसरे मंडल में है। और किसके द्वारा उल्लेखित किया गया है? यह विश्वामित्र के द्वारा उल्लेखित किया गया है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है कभी कभी इस मंडल से संबंधित, कि दशरागी युद्ध क्या है, कौन से मंडल में है? जो 7वां मंडल है, जो 7वें मंडल में दशरागी युद्ध का उल्लेख किया गया है। दशरागी युद्ध का उल्लेख कौन से मंडल में किया गया है? आपके 7वें मंडल में दशरागी युद्ध का उल्लेख किया गया है। तो यह जो ऋग्वेद है, कुछ ऋग्वेद से संबंधित जानकारी आप लोग को हम बताएं हैं। और ऋग्वेद में अभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से नदी का ज्यादा बार उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी का नदियों में ज्यादा बार उल्लेख किया। कौन सी नदी? सिंधु नदी का ज्यादा बार उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वृहद दारण दारंग के मुंडक और तैतरी निम्नलिखित में किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? मतलब ये जो ग्रंथ हैं, ये कौन से ग्रंथ के उदाहरण दिए गए हैं?
तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है पुराण, ऑप्शन बी में दिया गया है महाकाव्य, ऑप्शन सी में दिया गया है उपनिषद, ऑप्शन डी में दिया गया है जातक कथा। तो यह आपका उपनिषद ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जो वृहदारण्यक और मुंडक और तैतरीय जो ग्रंथ है, यह जो धार्मिक ग्रंथ है यह उपनिषद से लिया गया है। कौन से ग्रंथ में से है? यह उपनिषद से है। और यह जो आप लोग सुने होंगे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का जो उल्लेख हुआ है यह मुंडोक उपनिषद से हुआ है। जो सत्यमेव जयते हैं इसका उल्लेख किससे हुआ है? मुंडोक उपनिषद से हुआ है। और पूछा जाए कि पुराण, जैसे देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, पुराण की संख्या कितनी है? जिस प्रकार वेदों की संख्या 4 थी, उसी प्रकार पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और कभी कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आप लोग 108, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। और सत्यमेव जयते, आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद के कौन से धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है? तो आप लोग आंसर क्या देंगे? मुंडोक, मुंडोक, ये देखिए मुंडोक उपनिषद, मुंडोक उपनिषद से, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदू धर्म में डाटा देव को पौधों के स्वामी, रोगों को उपचारक और धन के दाता माना जाता था। मतलब कौन से मतलब देवता हैं जिसे पौधों के स्वामी माना जाता है, और रोगों के उपचार मतलब रोगों को ठीक करने वाले, और धन के दाता, और धन का भी उन्होंने दाता माना गया है। या कौन से मतलब देवता हैं? पहला दिया गया है ऑप्शन ए में उषा, ऑप्शन बी में यम, ऑप्शन सी में वरुणी, ऑप्शन डी में सोम। ये देखिए आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सोम। जो सोम देवता है यह पौधों के स्वामी भी कहा गया है, और रोगों के उपचारक भी कहा गया है, और धन के दाता भी माना जाता है। और देखिए एक वरुण, वरुण, वरुण या वरुण जो है, वरुण, जो वरुण है, क्या है वरुण? वरुण, जो वरुण है, वरुण को जो क्या है, समुद्र का देवता माना गया है। वरुण को क्या माना गया है? समुद्र का देवता। अगर एग्जाम में पूछा जाए समुद्र के देवता किसे कहा गया है? वरुण को कहा गया है। और धन और दौलत, धन के दाता किसे कहा गया है? सोम को कहा गया है। और अगर पूछा जाए कि भोर की देवी जो उषा है, जो आप लोग देखिएगा ऑप्शन दिए गए उषा, उषा को भोर की देवी मतलब प्रातः काल जो होता है भोर होता है, भोर की देवी माना गया है। उषा को भोर की देवी माना गया है। और जो यम है, यम मतलब यमराज मृत्यु के देवता है, मृत्यु के देवता है। जो यम है ये किसके देवता हैं? मृत्यु के देवता हैं। जो उषा है ये किसके देवता हैं? भोर के देवता हैं। भोर के मतलब देवी है, देवता नहीं, देवी है, भोर की देवी। और जो वरुणी है या समुद्र की देवी है, जो वरुणी है समुद्र, वरुण जो है समुद्र के देवता है। यह एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी और पूछा जा सकता है। जो सोम है ये रोगों को उपचारक और धन के दाता माना जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म में प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? मतलब जो हिंदू धर्म है कौन कौन से दार्शनिक की विचारधारा को प्रमुख माना गया है? पहला संन्यास को, दूसरा मोक्ष को, तीसरा वैशेषिक को, चौथा अर्थ को। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, जो वैशेषिक है, वैशेषिक, वैशेषिक को क्या किया गया है? प्रमुख हिंदू का क्या किया गया है? दार्शनिक विचारधारा माना गया, इनका मतलब दार्शनिक विचारधारा माना गया है। जो वैशेषिक मतलब वैशेषिक है, वैशेषिक दर्शन, ये क्या है? उसे वैशेषिक दर्शन या न्याय का दर्शन करते हैं, न्याय के दर्शन के बारे में बताया गया है। न्याय दर्शन के बारे में बताता है। जो वैशेषिक दर्शन है यह न्याय के दर्शन को बारे में बताता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ, बुक ऑफ रिचुअल के नाम से जाना जाता है?
तो भी आप लोग को हम बताए थे, ऋग्वेद को आप लोग को अभी हम बता दिए। जो ऋग्वेद होता है क्या होता है, ऋग्वेद में कैसे मंत्र हैं। उसी प्रकार देखिए जो कर्म कांड का बारे में पूछा जाया गया है, इसमें देखिए ऑप्शन ए में दिया गया यजुर्वेद, ऑप्शन बी में दिया गया सामवेद, ऑप्शन सी में दिया गया ऋग्वेद, ऑप्शन डी में दिया गया है अथर्ववेद। देखिए ऑप्शन जो यजुर्वेद है, ऑप्शन इसका ए सही होगा। आज ऑप्शन ए यजुर्वेद, इसमें कर्म कांड ग्रंथ के बारे में बताया गया है। देखिए जो यजुर्वेद है, इसकी उत्पत्ति यजुर शब्द से हुई है, यजुस शब्द से हुई है। और जो इस इसमें क्या होता है, गद्य और पद्य दोनों मिलते हैं, गद्य और पद्य दोनों में। एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा वेद है गद्य और पद्य दोनों में है, तो आप लोगों का यजुर्वेद या गद्य और पद्य दोनों में उल्लिखित हुई है। इसमें इसमें किसका ज्यादा उल्लेख किया गया है, इसमें क्या होता है, जो यज्ञ के अवसर पर यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं, यज्ञ के अवसर पर यज्ञ कुंड बनाए जाने की इसमें विधि को बारे में बताया गया। जो यज्ञ यज्ञ में यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं, इसके विधि को बारे में जैसे देखेंगे तो ज्यामिति मतलब त्रिकोणीय आकार का होता है। यह किसमें उल्लेख है, यह यजुर्वेद में उल्लेख है। और यजुर्वेद के दो भाग है, एक कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कौन से दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो आप लोग समझ गए होंगे। और इससे एग्जाम में और क्वेश्चन बनता है कि इसके पुरोहित कौन थे, मतलब पुरोहित मतलब इसको पढ़ने वाले कौन थे यजुर्वेद को। जिस प्रकार ऋग्वेद को होता या होत्री पढ़ते थे, इसी प्रकार यजुर्वेद को अधर्यु पढ़ने वालों को क्या बोला गया है, अधर्यु। इसको क्या बोला गया है, अधर्यु। हम लोग, हमें ऐसा होगा आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार आप लोग को हम बता दें सामवेद और अथर्ववेद में क्या होता है। जो सामवेद है, साम शब्द से उत्पन्न हुई है। कौन से शब्द से उत्पत्ति हुई है, साम शब्द से उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ होता है गान। यह इस अर्थात मतलब यह मंत्र और यज्ञ के अवसर पर गाए जाते हैं, और इसका अर्थ होता है गान। यह जब से यज्ञ हो रहा है और तो उसमें क्या होता है, इन सबको गाया जाता है। तो वो कहाँ से आता है, सामवेद से आता है। जो भारतीय संगीत सारे गामा है, या मूल ग्रंथ अगर पूछा जाए कहाँ से है, सामवेद से है। और इसमें क्या हुआ है, इसके जो इसमें क्या होता है, और सूर्य के स्तुति के मंत्र होते हैं, सूर्य के स्तुति के मंत्र इसमें बोला गया है। और आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन और बनेगा कि ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, जो ऋग्वेद है यजुर्वेद है सामवेद, इसे वेद त्रयी बोला जाता है, वेद त्रयी, वेद त्रयी। जो वेद त्रय अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए किसे बोला जाता है, पहला यजुर्वेद, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा सामवेद, इसे वेद त्रयी बोला जाता है। जो अथर्ववेद है, इसे वेद त्रयी में नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि अथर्ववेद क्या होता है, यह बाद में आता है, अथर्ववेद यह बाद में आता है। चलिए दोस्तों, हमें आता होगा, आप लोग क्वेश्चन समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यजुर्वेद से संबंधित है। पहला ऑप्शन ए में गायत्री मंत्र, ऑप्शन बी में यज्ञ के अनुष्ठानों, ऑप्शन सी में जादू और टोना, ऑप्शन डी में राग। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन में, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अभी आप लोग को हम क्या बताए थे, जो यजुर्वेद है यह यज्ञ के अनुष्ठानों में इसका उल्लिखित किया गया, मतलब यज्ञ के अनुष्ठान में इस ग्रंथ का मतलब इस यजुर्वेद का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी, यज्ञ के अनुष्ठानों में यजुर्वेद संबंधित का प्रयोग किया जाता है। अभी आप लोग को हम क्या बताए, तो जो यजुर्वेद है इसमें यजुर शब्द से उत्पत्ति हुई है, गद्य और पद्य दोनों में है। तो इसमें ज्यामिति, यज्ञ के अवसर पर जो कुंड बनाए जाते हैं उसमें ज्यामिति उल्लेख किया गया है। और यह दो भाग होता है, यजुर्वेद कितने भाग होते हैं, दो भाग, पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और इसको, हाँ, यजुर्वेद के जो पुरोहित है उसे अधर्यु बोला जाता है, अधर्यु, इससे क्या बोला जाता है, अधर्यु। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, यजुर्वेद से संबंधित है। ये देखो फिर से क्या क्वेश्चन, दो यजुर्वेद से संबंधित है, दो बार आ गया है, 44 यज्ञ के अनुष्ठान, यज्ञ जो अनुष्ठान है ये यजुर्वेद से संबंधित है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। देखिए आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। तो आप लोग को भी हम क्या बताएं, दो शाखाएं थी, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कितनी शाखाएं हैं, कृष्ण, ये दो शाखाएं हैं, कितनी शाखाएं हैं, दो। पहला कृष्ण यजुर्वेद, पहला कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा क्या है, शुक्ल यजुर्वेद।
शुक्ल यजुर्वेद, ये दो है किसकी शाखाएं, यजुर्वेद की शाखाएं हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 46, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या मतलब क्या अर्थ कार्य था, जो संग्रहित्री है इसका क्या कार्य था। ऑप्शन ए में दिया गया कोषाध्यक्ष, ऑप्शन बी में दिया गया सारथी, ऑप्शन सी में दिया गया कर संग्राहक, ऑप्शन डी में दिया गया है चारण। इसमें देखिए ऑप्शन अब कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए कोषाध्यक्ष। जो संग्रहित्री इसे खजांची बोला जाता है, इसे क्या हो जाता है, इसका अर्थ वैदिक ग्रंथ में क्या होता है, खजांची होता है। तो आप लोग बताए तो ग्रंथ वेद वैदिक दो ग्रंथ हैं चार है, वैदिक जो ग्रंथ है यहाँ चार ग्रंथ हैं। कौन सा, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। और आप लोग को क्या बताएं, सात आरण्यक है, सात आरण्यक हैं, सात आरण्यक हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कितने आरण्यक हैं, सात आरण्यक हैं। और आठ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आठ ब्राह्मण ग्रंथ है, आठ ब्राह्मण ग्रंथ। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, निम्न कौन सा पुरुषार्थ नहीं है। देखिए जो आज हिंदू धर्म है इसमें पुरुषार्थ के बारे में बात की गई है। देखिए तीन पुरुषार्थ होते हैं, काम काम अर्थ मोक्ष, काम काम मोक्ष अर्थ या काम अर्थ मोक्ष, इसमें तीन पुरुषार्थ के बारे में। और इसमें कौन सा चौथा नहीं है, सत्य इसमें नहीं है, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। जो प्राचीन काल मनुष्य का जो उद्देश्य जीवन को व्यतीत करना और आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था, आश्रम व्यवस्था का क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी, मतलब जो आज पुरुषार्थ मतलब उसका जो पावर है पुरुषार्थ पर ही, जो व्यवस्था है आश्रम पद्धति किस पर निर्भर थी, पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। तो जो पुरुषार्थ होते हैं या चार होते हैं, पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं या चार होते हैं। पहला धर्म, पहला किसे किया गया धर्म, दूसरा अर्थ और काम, तीसरा काम और देखिए इसमें क्या होता है, चार पुरुषार्थ दिया गया है। प्राचीन काल जो वैदिक ग्रंथ में हिंदू धर्म में चार पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो सत्य है यह पुरुषार्थ नहीं होता है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। जो वैदिक साहित्य है उसमें हिस्सा नहीं है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पिटक। देखिए जो ऑप्शन सी पिटक है यह इसका हिस्सा नहीं है। जो ऑप्शन सी पिटक दिया गया है यह बौद्ध धर्म का क्या है, ग्रंथ है, या प्रमुख पुस्तक भी ऐसे बोल सकते हैं, बौद्ध धर्म का है, किसका है, बौद्ध धर्म का प्रमुख पुस्तक है पिटक। पिटक क्या है, या तीन पिटक है, कितने बौद्ध धर्म कितने पिटक हैं, तीन पिटक हैं। पहला आपको दिया गया है विनय पिटक, पहला विनय पिटक, विनय पिटक। और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है सुत्त पिटक, दूसरा क्या है सुत्त पिटक। और तीसरा आपका क्या है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। पहला बौद्ध धर्म में कौन सा एक हिंदू धर्म के सम्मान इस बौद्ध धर्म को भी महत्व दिया गया है। इसमें देखिए पहला था विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, हिंदू धर्म में निम्न किस देवता को सृजन करता माना गया है। जैसे क्या हुआ है कि जैसे जो हम लोग मानव के अस्तित्व की उत्पत्ति हुई है, तो हिंदू धर्म में एक देवता को, इस जो पृथ्वी पर कुछ भी अस्तित्व है उसको एक देवता को क्या गया है सृजन करता, मतलब इनके द्वारा ही बनाया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है ब्रह्मा, ऑप्शन बी में दिया गया है गणेश, ऑप्शन सी में दिया गया है महेश, ऑप्शन डी में दिया गया है विष्णु। तो ऑप्शन ए जो है ब्रह्मा को क्या हुआ है, इस हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा को इस पूरे ब्रह्मांड का सृजन करता माना जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। और जो भगवान शिव है, जो भगवान शिव है इन्हें सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। जो भगवान शिव है वह, अगर भगवान शिव
भगवान शिव को क्या माना गया है? सृष्टि के विनाशक के रूप में माना गया है। सृष्टि के विनाशक, सृष्टि के विनाशक के रूप में माना गया है भगवान शिव को। और भगवान ब्रह्मा को विश्व के क्या है? यह सृजनकर्ता को, मतलब सृष्टि, मतलब जो सृष्टि चल रही है इनका देवता को, मतलब सृजनकर्ता माना गया है। और एक भगवान विष्णु है, यह सृष्टि के संचालन है। जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु, यह सृष्टि के संचालन के रूप में जाना है, संचालन करता। अगर सृजनकर्ता कहा जाए तो ब्रह्मा कहा जाए, अगर सृष्टि के संचालन करता कहा जाए विष्णु कहा जाए, और सृष्टि के विनाशक के रूप में कहा जाए तो वह शिव भगवान को कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए। ऐतरेय उपनिषद डॉट डॉट के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है। इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को हम क्या बताएं, जो उपनिषद के अनुसार सबसे पुराना उपनिषद किसे माना गया है। ऑप्शन ए में दिया गया ऋग्वेद, ऑप्शन बी में सामवेद, ऑप्शन सी में यजुर्वेद, ऑप्शन डी में अथर्ववेद। तो ऐतरेय उपनिषद के अनुसार कौन से वेद को सबसे पुराना माना गया है? लोग ध्यान, जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है, क्योंकि ऋग्वेद पहले आया था। ऋग्वेद क्या है? यह सबसे पहले अस्तित्व में आए। तब यजुर्वेद आया, तब सामवेद आया, तब अथर्ववेद आया था। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए ऋग्वेद। तो आज आपका क्लास यहीं पर, ट्यूशन यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में, कुछ अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हमारे चैनल को नए दोस्तों से जोड़िए, जो कि कनेक्ट टू एग्जाम पे आप लोग को रेलवे से संबंधित इंफॉर्मेशन और रेलवे से संबंधित तैयारी की कराई जाती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।